हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखिए पीएच स्केल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो सोरेनसन वैज्ञानिक थे उन्होंने पीएच स्केल के उन्होंने यह चयन की क्षमता को क्या किया, कैलकुलेट किया। और कैलकुलेट करने के बाद उन्होंने एक पैमाना प्रस्तुत किया और जिसे पीएच माने यहाँ हम पीएच पैमाना कहते हैं, उसी को हम इंग्लिश में पीएच वैल्यू कहते हैं। इसको सोरेनसन वैज्ञानिक ने दिया था और उन्होंने ये बताया था, उसको निम्न प्रकार से परिभाषित किया। जो परिभाषा दी उन्होंने यह चयन की क्षमता पर दिया। तो उन्होंने देखिए क्या परिभाषा दी है। तो उन्होंने ये बताया कि जो किसी भी विलयन है, मतलब कोई भी अगर सॉल्यूशन है और उसमें जो ये चयन की क्षमताओं की उपस्थिति है, उसका जो ऋणात्मक लघुगुणक होता है उस विलयन का पीएच मान कहलाता है। तो उन्होंने इस इक्वल की समीकरण की दिया कि पीएच बराबर माइनस लाग और एच आयन बड़े क्वेश्चन के अंदर। उन्होंने ये बताया किसी विलयन का जो पीएच मान है उस विलयन में उपस्थित एच आयन की सांता की व्युत्क्रम का लघुगुणक, मतलब व्युत्क्रम मतलब उल्टा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो इसीलिए पीएच बराबर लाग 1/एच आयन उन्होंने इस प्रकार से दिया। तो उन्होंने फिर अगला पॉइंट ये बताया किसी विलयन में अगर उपस्थित एच आयन की सांता के 10 की घात का ऋणात्मक मान, मतलब एच आयन की जो सांता उसके 10 की घात ऋणात्मक मान जो है उस विलयन का पीएच मान कहलाता है। तो एच आयन इज इक्वल टू 10 की घात माइनस पीएच, मतलब 10 की घात पीएच मान के इसकी इक्वल होगा। जो मतलब उस विलयन में उपस्थित एच आयन की सांता जो होगी वो 10 की घात की ऋणात्मक मान उस विलयन के पीएच मान कहलाता है। मतलब इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इस समीकरण को। उन्होंने ये बताया, उन्होंने एक पीएच स्केल दिया। तो देखिए जिसमें रिप्रेजेंट किया गया है कि कब विलयन अम्लीय कहलाएगा और कब क्षारीय कहलाएगा। तो उन्होंने ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के यानी गुणनफल का उन्होंने मान बताया 10 की घात -14 होता है, जिससे पीएच मान 0 से लेकर 14 तक का एक पीएच पैमाना प्राप्त होता है जो निम्नांक द्वारा प्रदर्शित। उन्होंने इस प्रकार से बनाया 0 से लेकर 14 तक। तो उन्होंने ये बताया 0 से 7 के पहले वैल्यू क्या कहलाएगी, अम्लीय। लेकिन अगर कोई वैल्यू 7 से ऊपर है पीएच मान वो क्षारीय विलयन कहलाएगा, और 7 अगर है तो वो उदासीन है। हमने लिखा नहीं, आप इसको रिप्रेजेंट कर लीजिएगा। और उन्होंने ये बताया कि यदि पीएच का मान 7 है तो विलयन उदासीन प्रकृति का होगा, जैसे कि हमने अभी आपको बताया। और फिर उन्होंने बताया कि जब पीएच का मान पीएच का मान क्या होगा, 7 से कम होगा तो विलयन अम्लीय प्रकृति का होगा। इसका चिन्ह होता है ये कम का प्रतीक करता है। और ये है जो अधिक का, पीएच का मान 7 से बड़ा होगा तो विलयन क्षारीय प्रकृति का होगा, जैसे कि हमने आपको अब यहाँ पे रेखा के माध्यम से बताया। तो इस प्रकार से पीओएच का मान अब हम देखते हैं। तो पीओएच का मान कैसे मतलब निकालते हैं। तो देखिए अब तक हमने पीएच मान के बारे में अध्ययन किया, अब हमने पीओएच मान के बारे में अध्ययन करना है कि किसी भी विलयन में उपस्थित OH आयन। अब तक हमने एच आयन की सांता के बारे में OH आयन की सांता का ऋणात्मक जो लघुगुणक होता है उस विलयन का पीओएच मान कहलाता है। तो पीओएच इज इक्वल टू माइनस लाग बड़े क्वेश्चन के अंदर OH आयन 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर विलयन में उपस्थित एच आयन तथा OH आयन सांताओं का गुणनफल जो होता है 10 की घात -14 के बराबर 14 होता है, मतलब उसकी इक्वल होता है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से हमें इक्वेशन प्राप्त हुई एच आयन OH आयन इक्वल 10 की घात -14। तो पीएच आयन को हम पीएच रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एच आयन को पीओएच से। इसके पहले हमने समीकरण देखा प्राप्त किया है। तो अतः किसी विलयन के पीएच मान और पीएच का मान क्या योग होता है, वो 14 होता है। इसी यहाँ ध्यान देंगे। ताप बढ़ाने पर विलयन का पीएच मान क्या होता है, वो घटता जाता है। फिर यहाँ में एक क्वेश्चन छोटा सा देखते हैं कि 10 की घात -4 मोल यहाँ HCl विलयन का पीएच मान करते हैं। HCl की क्षारकता क्या होगी, 1 होगी, इसमें एक एच आयन है, इसीलिए फिर यहाँ HCl की मोलरता नॉर्मलता की क्या होगी, बराबर होगी। 10 की घात -4 मोल HCl जो होगा 10 की घात -4 N HCl के बराबर होगा। तो इस प्रकार से विलयन में जो एच आयन की सांता है वो 10 की घात -4 है। इस प्रकार से पीएच बराबर माइनस लाग पीएच आयन लिखेंगे। फिर यहाँ पे हमें वैल्यू पीएच की 4 प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से विलयन का पीएच मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इससे संबंधित आप और भी क्वेश्चन बुक से छांट के लगा सकते हैं, जैसा कि इसको निकाला गया कि मैंने कहने का मतलब ये अगर मूल में कोई वैल्यू है तो वो नॉर्मलता की उतने के बराबर होगी। तो इस प्रकार से एच आयन की सांता हमें प्राप्त हो जाएगी और हम पीएच की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब देखिए हम यहाँ बफर विलयन या प्रतिरोधी विलयन के बारे में अध्ययन देखेंगे कि बफर विलयन किसे कहते हैं और प्रतिरोधी बफर सॉल्यूशन या प्रतिरोधी सॉल्यूशन। तो इसमें देखिए ऐसा विलयन लेते हैं जिसमें अम्ल या क्षारक की अल्प विलेय मात्रा या कुछ बूंदें मिलाने पर विलयन के पीएच मान में कोई सार्थक परिवर्तन न हो। मतलब कहने का अर्थ ये है कि ऐसा विलयन जिसमें हम अम्ल या क्षारक की कुछ बूंदें मिलाएं
लेकिन इसमें पीएच के मान में कोई सार्थक परिवर्तन ना हो तो ऐसे विलयन को हम बफर विलयन कहेंगे या बफर सॉल्यूशन कहते हैं। तो बफर विलयन के जो मतलब लक्षण क्या होते हैं, मतलब उनकी पहचान क्या होती है उसको देखते हैं। तो बफर विलयन का जो पीएच मान होता है वो आरक्षित रहता है। विलयन में अम्ल या क्षारक की जब थोड़ी सी मात्रा मिलाते हैं तो विलयन के पीएच मान में परिवर्तन नहीं होता है। और बफर विलयन को तनु करने पर पीएच मान परिवर्तित, मतलब उसमें अगर हम थोड़ा सा मिलाते हैं तो भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। उसको तनु करने के लिए भी अगर कुछ भी मिलाते हैं उससे पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब यहाँ देखते हैं बफर विलयन के हम प्रकार। तो बफर विलयन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सरल बफर विलयन और मिश्रित बफर विलयन। सरल बफर विलयन को देखिए सिंपल बफर सॉल्यूशन कहते हैं। तो सरल बफर विलयन कब कहलाएगा, जब दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का जलीय विलयन क्या होता है, सरल बफर विलयन कहलाता है। जैसे अमोनियम एसीटेट का जलीय विलयन, तो ये दुर्बल क्षार और दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड से अमोनियम एसीटेट बना है, तो CH3COONH4 का जो जलीय विलयन होता है वो सरल बफर विलयन कहलाता है। अब हम यहाँ सरल बफर विलयन की क्रियाविधि देखते हैं, मतलब किस तरह से वो कार्य करता है। तो जो अमोनियम एसीटेट का जलीय विलयन एक सरल बफर विलयन, इसकी क्रियाविधि को हमने निम्न प्रकार से जैसे अमोनियम एसीटेट का एक लवण है जिसके कारण से यह प्रबल विद्युत अपघट्य होगा, इनका जलीय विलयन में एसीटेट आयन में पूर्णतः आयनन हो जाता है। तो इस प्रकार से जब इनका आयनन होता है, देखिए यहाँ रिएक्शन में होता है तो प्रबल अम्ल एसिड की कुछ बुद्धि इसमें मिलाते हैं और यह विलयन में आयनित हो जाता है। तो ये आयन और एक क्लोराइड आयन विलयन में एसिल के आयन से प्राप्त ये आयन विलयन में उपस्थित एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल से एसिटिक अम्ल बना लेता है, जिसकी विलयन की मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है। और इस प्रकार से देखिए यहाँ पे ये बना लिया। फिर विलयन में उपस्थित एसीटेट आयन के सामान्य प्रभाव के कारण एसिटिक अम्ल की वियोजन की मात्रा और भी कम हो जाती है। क्या हो जाती है, और भी कम हो जाती है। फिर इस प्रकार जिससे विलयन में एसिटिक अम्ल का लगभग अवियोजित रूप में रहता है। इस कारण से विलयन एचआयन की सांद्रता में कोई सार्थक परिवर्तन नहीं होता और विलयन का पीएच मान स्थिर रहता है। देखिए प्रबल क्षारक NaOH की कुछ बूंदें मिलाने पर NaOH कन्वर्ट होगा सोडियम आयन और OH आयन में। विलयन में NaOH के आयन से प्राप्त OH विलयन में उपस्थित अमोनियम आयन की क्रिया करके दुर्बल क्षारक NH4OH बना लेता है। NH4OH और OH आयन NH4OH में कन्वर्ट हो गया। विलयन में उपस्थित शेष अमोनियम आयन के सामान्य प्रभाव के कारण NH4OH के वियोजन की मात्रा और कम हो जाती है, जिससे विलयन में OH आयन की सांद्रता में कोई सार्थक परिवर्तन नहीं होता और विलयन का पीएच मान क्या होता है, स्थिर रहता है। तो इस प्रकार से हम एग्जाम्पल को पूरा देखिए समझ लिए कि वे मतलब यहाँ पे अमोनियम आयन फिर कन्वर्ट हुआ इसमें, तो विलयन में जो उपस्थित शेष अमोनियम आयन के सामान्य प्रभाव के कारण NH4OH की वियोजन की मात्रा और कम हो जाती है, जिससे विलयन में OH आयन की सांद्रता में कोई सार्थक परिवर्तन नहीं होता और विलयन का पीएच मान क्या होता है, स्थिर रहता है। इस प्रकार से हम देखते हैं मिश्रित बफर विलयन, मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है, अम्लीय बफर विलयन और क्षारीय बफर विलयन। अब तक हमने सरल बफर विलयन के बारे में पढ़ा, अब यहाँ देखते हैं मिश्रित बफर विलयन। ये दो प्रकार के होते हैं, अम्लीय और क्षारीय बफर विलयन। तो इसको हम देखते हैं। तो देखिए अम्लीय बफर विलयन जो होता है वो दुर्बल अम्ल और उसी अम्ल का किसी प्रबल क्षारक के साथ बने लवण के मिश्रण का जो जलीय विलयन होता है वो अम्लीय बफर विलयन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर यहाँ लेंगे, देखिए एसिटिक अम्ल और सोडियम एसीटेट का जलीय विलयन, ये अम्लीय बफर विलयन कहलाएगा। और ये कार्बोनिक अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन, HCN और NaOH का जलीय विलयन। अब हम यहाँ क्रियाविधि देखते हैं कि इसी एग्जाम्पल में से कि एसिटिक अम्ल और सोडियम एसीटेट का मिश्रण का जो जलीय विलयन होता है अम्लीय बफर विलयन होता है। इस क्रियाविधि को हम निम्न प्रकार से स्पष्ट करते हैं। मतलब पहले एग्जाम्पल को देखिएगा, यहाँ पे एसिटिक अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल है, इस कारण से इसका जलीय विलयन इसका वियोजन होता है। और जबकि सोडियम एसीटेट एक प्रबल विद्युत अपघट्य है, जिसके कारण से इसका जलीय विलयन में आयनन होगा। तो यहाँ आयनन इस रूप में देखिए होगा, इसमें सोडियम आयन और इसमें एच आयन, इन दोनों में देखिए एसीटेट आयन समान है। तो यहाँ से समय अवस्था द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम जब लगाएंगे तो K बराबर एसीटेट आयन और H आयन और CH3COOH, मतलब सेकंड का हमने द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम यहाँ पे लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं समायन एसीटेट के समान प्रभाव के कारण एसिटिक अम्ल की वियोजन की मात्रा और भी कम हो जाती है, जिससे विलयन में CH3COOH की अधिकांश मात्रा अवियोजित रूप में रहती है। प्रबल अम्ल HCl की कुछ बूंदें मिलाने पर क्या होता है, HCl में H आयन और क्लोराइड आयन प्राप्त होता है। विलयन में HCl के आयन से प्राप्त H आयन विलयन में उपस्थित एसीटेट आयन से क्रिया करके दुर्बल अम्ल एसिटिक अम्ल बना लेता है। इस प्रकार से कि दोनों में एसीटेट आयन प्राप्त हुआ है, तो सम आयन के प्रभाव के कारण एसिटिक अम्ल की वियोजन की मात्रा और कम हो जाती है।
सकती है, जिससे विलयन में एच की सांद्रता में कोई सार्थक परिवर्तन नहीं होता और विलयन का पीएच मान क्या होता है, स्थिर रहता है। इस प्रकार से प्रबल क्षारक की कुछ बूंदें जब हम और मिलाते हैं तो ये सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट होता है। तो इस प्रकार से विलयन में OH आयन से प्राप्त OH आयन NaOH से प्राप्त विलयन में उपस्थित एसिटिक अम्ल से क्रिया करके दुर्बल विद्युत अपघट्य H2O बना लेता है। इस प्रकार से ये कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर हम यहाँ देखते हैं क्षारीय बफर विलयन, बेसिक बफर सोल्यूशन। तो दुनिया क्षारीय बफर विलयन में हम दुर्बल क्षारक और उसी क्षारक का किसी प्रबल अम्ल के साथ बने लवण का मिश्रण का जो जलीय विलयन था वो क्षारीय बफर विलयन का था, जैसे NH4OH और NH4Cl। अब ये देखिए लवण कहलाएगा और ये क्षार कहलाएगा, क्योंकि इसमें OH आयन है, इसमें ना OH आयन है ना OH आयन है, इसलिए ये साल्ट कहलाएगा। प्रबल अम्ल के साथ बने लवण के मिश्रण का जलीय विलयन कहा गया। तो इस प्रकार से हमने एग्जाम्पल लिया। तो क्षारीय बफर विलयन की यहाँ क्रियाविधि किसकी लिखते हैं, पहले की लिखते हैं, NH4OH और NH4Cl। ये मिश्रण का जो जलीय क्षारीय बफर विलयन कहलाता है। इस क्रियाविधि को निम्न प्रकार से हम स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए अमोनियम क्लोराइड एक लवण है जिसके कारण से विलयन में इसका आयनन होगा, जबकि NH4 एक दुर्बल क्षारक है जिससे इसका विलयन में इसका वियोजन होगा। तो इस प्रकार से हमने एक को आयनित किया और दूसरे को वियोजित किया। तो यहाँ देखिए आयनित जो हुए उस पर एक तीर है और जो वियोजित हुए उस पर डबल तीर है, ध्यान दीजिए। ये देखिए वियोजन साम्य पर द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लागू करने पर। तो यहाँ पे देखिए अमोनियम आयन और OH आयन और NH4OH सम आयन प्रभाव के कारण विलयन में NH4OH के वियोजन की मात्रा और कम हो जाती है, जिससे यह विलयन में लगभग अवियोजित रूप में रहता है। तो प्रबल अम्ल HCl की कुछ बूंदें जब मिलाएंगे तो देखिए यहाँ पे HCl और H आयन और क्लोराइड आयन विलयन में HCl के आयन से प्राप्त H आयन विलयन में उपस्थित अमोनियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके दुर्बल विद्युत अपघट्य H2O बना लेता है। इस प्रकार से H आयन और NH4OH अमोनियम आयन और H2O सम आयन प्रभाव के कारण NH4OH की वियोजन की जो मात्रा होती है और कम हो जाती है, जिससे विलयन में H आयन की सांद्रता में कोई सार्थक परिवर्तन नहीं होता और विलयन का पीएच मान स्थिर रहता है। लेकिन जब प्रबल क्षारक हम NaOH मिला देते हैं तो ये सोडियम आयन और OH आयन में क्या होते हैं, कन्वर्ट होंगे और कन्वर्ट होने से क्या होगा, इनके आयन से OH आयन की उपस्थिति क्रिया करके एक दुर्बल क्षारक NH4OH बना लेगा। तो इस प्रकार से दोनों क्रिया करेंगे और NH4OH बना लेंगे। तो विलयन में पहले से उपस्थित जो सम आयन अमोनियम आयन थे उनके प्रभाव के कारण अमोनियम हाइड्रोक्साइड के वियोजन की मात्रा और कम हो जाती है, जिससे यह विलयन में लगभग अवियोजित रूप में रहता है और विलयन का पीएच मान क्या होता है, स्थिर हो जाता है। अब यहाँ देखते हैं मिश्रित बफर विलयन का पीएच मान या हेंडरसन समीकरण। तो उन्होंने मिश्रित बफर विलयन के आधार पर पीएच मान दिया और जिसको हम हेंडरसन समीकरण भी कहते हैं। तो मिश्रित बफर विलयन के पीएच मान ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त समीकरण को हमने हेंडरसन समीकरण कहते हैं, कि इसको हेंडरसन वैज्ञानिक ने दिया था। तो अम्लीय बफर विलयन के लिए एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट का मिश्रण का जलीय विलयन अम्लीय बफर विलयन कहलाता है और सोडियम एसीटेट एक लवण है जिससे यह विलयन को पूर्णतः आयनित हो जाता है विलयन में, जबकि एसिटिक अम्ल जो है एक दुर्बल अम्ल है जिससे यह विलयन में वियोजित हो जाता है। तो यहाँ देखिए इस तरह से एसिटिक अम्ल वियोजित हो जाता है, लेकिन ये है आयन पूरे आयनिक में टूट जाता है। तो इस तरह से एसिटिक एसिड के वियोजन साम्य क्रिया पर द्रव्यानुपात क्रिया का नियम लगाने पर तो Ka एसीटेट आयन और H आयन बटे एसिटिक एसिड, जहाँ Ka अम्ल का वियोजन इस साम्य स्थिरांक है। इस प्रकार से H आयन की जो हमने वैल्यू निकाली Ka गुणे एसिटिक एसिड और बटे एसीटेट आयन। तो विलयन में एसिटिक एसिड लगभग अवियोजित रूप से होने के कारण एसिटिक अम्ल की जो सांद्रता होगी वो अम्ल के बराबर होगी। यहाँ पे वही चीज़ लिखा गया है, एसिटिक अम्ल इक्वल टू अम्ल, मतलब ये अम्ल के बराबर होगा। और तथा विलयन में सोडियम एसीटेट पूर्णतः आयनन होने के कारण एसीटेट आयन होगा सोडियम एसीटेट के इक्वल होगा और ये साल्ट के बराबर होगा। तो इस प्रकार से H आयन की जो वैल्यू होगी वो इक्वल टू Ka गुणे एसिड बटे साल्ट। ये चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा। फिर दोनों पक्षों में हमने माइनस लाग ले लिया, तो माइनस लाग H आयन इक्वल टू माइनस लाग Ka गुणे एसिड बटे साल्ट। तो इस प्रकार से हमने यहाँ लाग को अंदर किया तो लाग Ka माइनस को भी बाहर हमने रखा तो प्लस लाग एसिड बटे साल्ट होगा और हमने कोष्टक खोल दिया तो माइनस के यहाँ पे आने से यहाँ पे माइनस हो जाएगा प्लस था। तो इस प्रकार से लाग H आयन इक्वल टू माइनस लाग Ka माइनस लाग एसिड बटे साल्ट। तो इस प्रकार से लाग H आयन जो वैल्यू होती है pH के बराबर होती है और लाग माइनस Ka इक्वल को pKa कहते हैं और प्लस लाग A साल्ट बटे एसिड।
यहाँ पे हमने इसको ऊपर नीचे कर दिया तो इसे माइनस यहाँ रिवर्स चेंज हो जाता है। तो यही अम्लीय बफर विलयन के लिए हेंडरसन समीकरण है। तो अब इस प्रकार से आप क्षारीय बफर विलयन के लिए ये समीकरण निकाल लीजिएगा। तो ये क्षारीय बफर विलयन के लिए हेंडरसन को बस यहाँ पे पी के की जगह पी के भी होगा, इसे ध्यान दीजिएगा आप लोग। और ये बफर क्षमता है, बफर कैपेसिटी, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेकिन सिलेबस में ना डिस्क्रिप्शन में हमने नहीं दिया, लेकिन हमने यहाँ पे नोट्स में डाल दिया है।